बहुत सारे बच्चों क्या होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं होती है पढ़ाई और बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि जी, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना एकदम से अलग होती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई अलग है, स्कूलिंग अलग तरह से की हुई है, और फिर जी, अचानक से एस्पिरेंट लाइफ एकदम से बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो नो उस डाउट इन तरह से दैट। आपको फील हुआ था? अच्छा। तो पेरेंट्स भी है ना प्राउड फील कर रहे कि ठीक है वो सेटल हो गया अच्छे से, तो वो चीज़ है। अच्छा, एस्पिरेंट लाइफ में कुछ सपने होते हैं हमारे कि अच्छा एक बार ना जॉब लग जाएगी तो ये करूंगी ये करूंगा, तो आपके कुछ थे डेफिनेटली। ऐसे? मतलब मेरा एक ड्रीम था बीइंग अ डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली। मुझे ओके। आरसीबी का एक मैच देखना है जो मैंने कभी भी अपने है ना कॉलेज लाइफ में नहीं देखा था। Believe you can, and you're halfway there. Hello everyone, welcome back to Guidely. I'm Vanshika, and this is episode 2 of The Topless Talk. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कम टाइम में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई किस तरह से की जा सकती है। और इसके बारे में सिर्फ मैं बात नहीं करूंगी, हमने इनवाइट किया है एक स्पेशल टॉपर को, हमारे स्पेशल गेस्ट को, जिनसे हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानेंगे। और वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 महीनों के अंदर बहुत अच्छे लेवल के बैंकिंग एग्जाम्स क्रैक किए हैं। सो हियर आई वेलकम मिस्टर निष्कर्ष, who is an ex-RRB PO and is currently working in Bank of Maharashtra as an IBPS PO. Hello, hi, welcome to Gayatri Niskarsh. हेलो मैम, थैंक यू वेरी मच। Okay, so how are you feeling right now? अच्छा फील हो रहा है मैम। Okay, so can you introduce yourself? यस मैम, मेरा नाम निष्कर्ष है मैम। मैं Okay, जयपुर राजस्थान से हूँ। okay, लास्ट ईयर अप्रैल 2024 में मैंने है ना बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। okay, एंड आफ्टर दैट मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क है ना क्रैक किया है। okay. So आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई और आपने बैंकिंग ही चूज क्यों किया? मैम एक्चुअली मैं 2023 में ग्रेजुएट हुआ था। हम्म। आफ्टर दैट मैं और मेरे फ्रेंड है शिवम, तो ओके। हम है ना चूज़ कर रहे थे कि हमें कौन से सेक्टर में जाना चाहिए उस टाइम पे, और हमें बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना था। ओके। तो इसलिए हम है ना सेक्टर ऐसे चूज़ कर रहे थे, तो बहुत से है ना हमारे फील्ड से रिलेटेड जॉब थी जिसमें है ना रेगुलर जॉब्स नहीं आ रही थी, वैकेंसीज़ इतनी नहीं आ रही थी। अच्छा। उसी टाइम पे हमें बैंकिंग सेक्टर के बारे में पता चला कि ये रेगुलरली टाइम टू टाइम है ना जॉब वैकेंसीज़ इसमें आती है, एंड एवरी ईयर 1 जनवरी एंड 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आ जाता है। और इसमें वैकेंसीज़ भी काफ़ी अच्छे नंबर में आती है, तो इसलिए हमने फिर बैंकिंग सेक्टर चूज़ किया था। ओके। तो अभी आपने इतने सारे जो एग्जाम्स क्रैक करे हैं, ये सारे के सारे 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन के अंदर क्रैक करे हैं। यस मैम। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी अपने प्रीलिम्स के लिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पहले प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाते हैं, या अटेम्प्ट्स नहीं हो पाते हैं उसमें। जो हमारा 1 अप्रैल में जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, तो हमारा सबसे पहले ये पॉइंट था कि है ना जो कॉन्सेप्ट्स है, हम्म। उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कॉन्सेप्ट और जो हमारा है ना एक्यूरेसी है, हमने उस पे ध्यान दिया था। 40 डेज़ में हमने है ना ऑनलाइन लेक्चर्स थे वो लिए थे, प्लस जितने भी है ना मॉक होते थे उनमें हम है ना ये देखते थे हमारी एक्यूरेसी मैक्सिमम आनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं। तो अच्छा। जब हमारी विदिन वो 40 डेज़ में हमारा वो फिगर आउट हो गया था, विदिन हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया, और उससे बाद फिर हमने स्पीड पे है ना टाइम देना शुरू किया था। जब हमारी एक्यूरेसी 100% अचीव हो गई, कांसेप्ट हमारे अच्छे से बिल्ड हो गए, उसके बाद हमने फिर है ना वो जो है ना स्पीड थी उसको है ना धीरे-धीरे रिड्यूस किया। उसमें हम देख रहे थे इन ईच एवरी टॉपिक कि हम कितना टाइम ले रहे हैं, हमारा कौन-सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट इन रीजनिंग, तो हमारा जो वन लाइनर्स होते हैं, सिलॉग, इनइक्वालिटीज, वो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो हमारी हम्म। कोशिश ये रहती थी प्रीलिम्स में हमें 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं देना है, विद अच्छा। एक्यूरेसी जब हमारी अचीव हो गई थी। तो हम्म। हम जो वन लाइनर्स होते थे 10 टू 15 क्वेश्चंस, वो स्टार्टिंग से 4 टू 5 मिनट्स में ही सॉल्व कर लेते थे। फिर हम्म। हमारा जो पज़ल्स होता था उसमें कौन-सा हमारा अच्छा पार्ट है, लाइक मेरी स्क्वायर पज़ल बहुत अच्छी थी, मेरे फ्रेंड की है ना लीनियर रो पज़ल बहुत अच्छी थी, तो हम वो सबसे पहले वो पज़ल उठा रहा है, मैं सबसे पहले वो उठा रहा हूँ। तो उसी हिसाब से हम जब सारे क्वेश्चन स्किम कर रहे हैं ड्यूरिंग द मॉक, तो उसी हिसाब से पूरा पैटर्न चलाना है हमें। तो वो पेपर ऑटोमैटिकली हमारा
इवन 1 टू 2 मिनट्स पहले ही पूरा हो जाता था। हुँ। अच्छा, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसा तो फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, हुँ। बट हम दोनों ने लाइब्रेरी जॉइन की थी। अच्छा। तो उसमें हम सुबह 9 बजे जैसे जाते थे और हुँ। शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ते थे हम डेली, अच्छा, कंसिस्टेंसी से। जी, तो जी, मतलब आपके अप्रॉक्स 10 आवर्स अ डे फिक्स थे। जी, तो बहुत सारे लोग का क्या होता है ना कि आप बोल रहे हो कि आपने डेली 10 घंटे पर डे पढ़ा ही पढ़ा है, जो आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे। जी, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं होती है पढ़ाई और बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि जी, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ना एकदम से अलग होती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई अलग है, स्कूलिंग अलग तरह से की हुई है और फिर जी, अचानक से एस्पिरेंट लाइफ एकदम से बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो नो उस डाउट इन तरह से दैट। आप आपको फ़ील हुआ था? हाँ मैम, फ़ील होता भी था और कई बार ऐसा होता था कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक हो रही होती थी। हुँ, बट हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट ही ये था कि हमने कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दी। कई बार फैमिली अच्छा। फंक्शंस भी आते थे हमारे, या जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ भी आती थी, तो भी हमने मिनिमम 3 टू 4 आवर्स जो हमारा बेसिक है ना रहता था, आज ये टारगेट अचीव करना ही है, हुँ, वो हम डेली करते थे। उसके बाद फिर जो भी फैमिली फंक्शन है या कुछ अटेंड करना है, वो हमने करा है। बट डेली हमने मिनिमम 3 आवर्स तो दिए ही है। कभी भी हमने उससे गैप नहीं लिया। तो तो फिर कंसिस्टेंसी। जी। मिनिमम मार्क्स कितने लगाते थे पर डे? मिनिमम मॉक्स मैम, इफ आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स, तो डेली हमारे 3 टू 5 मॉक हमने डेली लगाया है। अच्छा, एंड और इफ आई। प्रैक्टिस अलग? जी मैम, अब अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसेस एंड उसके अलावा हमने जो मेंस होता है, उसका डेली एक सेशनल दिया है फॉर काउंट एंड रीजनिंग। ये हमारा डेली का टारगेट रहता ही था। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप मॉक लगाते हो, तो ऐसा ना बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एक ही तरह के मॉक पकड़ो और उन्हीं एक ही कंपनी के लगाने स्टार्ट कर दो, या फिर बहुत सारे बोलते हैं लोग कि वैरायटी रखो, टीचर्स में भी वैरायटी रखो और मॉक्स में भी वैरायटी रखो ताकि कोई चीज़ छूटे ना। तो इस चीज़ पे क्या मानना है आपका? मॉक्स में हमारा ये था कि हमने काफ़ी कंपनी से लिए हुए थे, इवन गाइडली वाज़ वन ऑफ देम। तो अच्छा, हमने है ना सभी प्लेटफ़ॉर्म से है ना डेली है ना अल्टरनेट बेसिस पे हम देते रहते थे। तो अच्छा। मॉक्स में हमने वैरायटी ली थी क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉक्स चाहिए थे। हुँ, बट टीचर में हमारा ऐसा था, हमने है ना कभी भी टीचर को ऑनलाइन जितने भी टीचर्स हमने सर्च किए थे, हमें सभी टीचर्स के कंसेप्ट जो थे वो बहुत अच्छे लगे। तो हुँ, टीचर हमने हमेशा एक ही लिया और उन्हीं से हमने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करे थे हमारे। टीचर्स में हमने अच्छा, वैरायटी बिल्कुल भी नहीं ली, जो टीचर चल रहा है फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, इवन इट्स अबाउट प्रीलिम्स, मेंस, हमने है ना शुरू से सेम ही रखा। जस्ट मॉक में हमने वैरायटी रखी थी क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉक्स ज़्यादा चाहिए थे, क्योंकि अल्टीमेटली जो मतलब हमारा ये मानना है कि जो प्रैक्टिस रहती है वो आपका 80% रोल प्ले कर रही है सिलेक्शन में, और जो हुँ, टीचर्स है वो सभी बेस्ट है। कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, वो सभी बेस्ट है। हुँ, तो वो उनका जो रोल प्ले कर रहा है आपके सिलेक्शन में 20% है। जब तक आप एक्यूरेसी और स्पीड अचीव नहीं कर सकते, हुँ, तब तक कोई मतलब नहीं है आप कितने भी अच्छे टीचर्स से पढ़ लिए। तो सही चीज़ है इसलिए बिल्कुल। इसलिए हमारा ये है ना कांसेप्ट था कि है ना हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा। तो आपने अभी बताया कि आपने 40 डेज़ स्टार्टिंग में लिए थे अपने बेसिक्स डेवलप करने के लिए। यस मैम। तो वो 40 डेज़ सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए थे या फिर प्रीलिम्स मीन्स दोनों ही आपने 40 डेज़ में कंप्लीट कर लिए थे बेसिक्स? अराउंड 25 टू 30 डेज़ हमने है ना प्रीलिम्स पे ही दिए थे। अच्छा। उसमें थोड़ा-सा मेंस का जो कांसेप्ट था वो साथ में चल रहा था हमारा, हुँ, और उसके बाद जो 10 टू 15 डेज़ थे उसमें हमने मेंस से जो मेजर टॉपिक होते हैं जो प्रीलिम्स में कवर नहीं हुए, हुँ, उस पे हमने ध्यान दिया था। फिर जो कांसेप्ट बिल्डिंग थी वो हमारी मॉक से है ना क्लियर हुई थी, जब उसमें हमें पता चलता है क्यों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा। क्यों इसमें इतना टाइम लग रहा है, क्या है? तब वो हमारे मॉक्स से है ना क्लियर हुए थे। बाकी जो कांसेप्ट और है ना सिलेबस कंप्लीशन था, प्रीलिम्स में हमने ज़्यादा टाइम दिया था। अच्छा। तो अभी बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि सपोज़ मैं प्रीलिम्स का लेवल कर रही हूँ, तो मुझे सब कुछ ईज़ी लगने लगेगा अगर मैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब मैं प्रीलिम्स छोड़कर मेंस की प्रिपरेशन करूँगी या फिर उसके मॉक्स दूँगी, तो मुझे दिखेगा कि लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है और ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो जी। किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मेंस की चीज़ें इतनी मुश्किल ना लगें और मतलब मेंस पे फोकस कैसे किया जाए बेसिकली? क्योंकि आपने बताया था कि आपके मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। यस मैम। तो मैम देखिए, मेरा जो कांसेप्ट था,
मेंस की प्रिपरेशन में हमारा क्या है, यूट्यूब पे मैराथन लेक्चर्स चलते थे मेंस के। अच्छा। हम हमेशा वो लेते थे, उसमें जो भी पजल है हम हुँ, कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमसे सॉल्व होनी चाहिए, अच्छा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना टाइम उसमें लग रहा है। हुँ, तो हमारा डेली स्टार्टिंग से है ना 20 to 25 डेज उसी में जाते थे कि अच्छा, हमें खुद से ये सॉल्व करना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर टीचर से हम हेल्प ले रहे थे वीडियो में। ओके। तो सबसे पहले तो ये है, उससे हमारी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो रही थी। हुँ, उसके बाद जो सेशनल मॉक है उसमें हमारा ये रहता था कि मिनिमम हमें स्टार्टिंग में 90 परसेंटाइल लानी ही है, एक्यूरेसी 90 रखनी है, एंड परसेंटाइल भी हमें 90 लानी है। स्टार्टिंग में अचीव नहीं हो पा रही थी, बट विद इन 10 to 15 डेज वो अचीव होने लग गई थी। तो मेंस में हमें भी है ना डिफिकल्टी आई थी बहुत ज्यादा, नो हुँ, डाउट। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का जो है ना पैटर्न होता है वो एकदम ही चेंज होता है। प्रीलिम्स में इफ आई टॉक, आपका पूरा है ना जो पॉइंट रहता है वो स्पीड पे रहता है। हुँ, एक्यूरेसी तो आपको फुल चाहिए बट स्पीड भी आपको मेंटेन रखनी है, बट मेंस में ऐसा नहीं होता। मेंस में अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम हो तो चलता है, बट एक्यूरेसी जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वो आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। हुँ, तो उससे अराउंड ही है ना मेंस में काम होता है। तो मेंस में तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये देनी है कि एक्यूरेसी आनी चाहिए। और हमारा ऐसा रहता था सबसे पहले, जैसे फॉन्ट और रीजनिंग का बताऊं मैं आपको, तो हम सबसे पहले वन लाइनर्स उठाते थे, क्योंकि पजल अच्छा। हमेशा फंसाती ही है आपको मेंस हुँ, में। हुँ, हुँ, चाहे आप कितना अच्छा कर लो, डीआई और पजल्स ऐसी आती है जो आपको फॉर श्योर मतलब कहीं ना कहीं फँसा ही आपको देते हैं। फंसाएगी। हुँ, तो हमारा ये रहता था शुरू से 15 to 20 मिनट्स जो होते हैं हुँ, सेशनल, उसमें हम हमेशा वन लाइनर्स उठाते थे। लाइक अच्छा। इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग तो उसमें रिवर्स लॉ हुआ, इनइक्वालिटी हुई। वन लाइनर्स में आपसे आना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हुँ, तो हमारे वो 12 to 14 क्वेश्चंस हमेशा बनते थे, हमेशा। और अच्छा। वो एक्यूरेसी भी हमेशा 100% रहती थी हमारी उसमें। हुँ, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है जब आप मेंस में 10 to 14 क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टार्टिंग से 15 to 18 मिनट्स में, तो आपका काफी अच्छा है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। हुँ, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होता है उसी है ना ड्यूरिंग पे आपने स्किम कर लिया होता है पूरा पेपर, कि हुँ, इसमें कौन कौन सी पजल कहाँ पे है, और आपको पता चल जाता है कि इसमें कितने ज्यादा वेरिएबल्स है, तो अच्छा। आपको कौन सी पजल उठानी चाहिए। तो उसी हिसाब से फिर हम उस क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर लेते थे। और फिर वो पजल जो हमें लग रहा है कि ये कम टाइम में बन जाएगी, इवन उसमें अगर 2 या 3 क्वेश्चन की ही पजल है बट वो अच्छा। श्योरिटी है वो बननी ही है, तो हम हुँ, सबसे पहले उसे उठाते थे। इस वजह से हम हमेशा हमारे मेंस में 25+ स्कोर रहता था रीजनिंग में। सेम इन केस ऑफ इफ आई टॉक अबाउट डीआई, उसमें जो आपका हमेशा सेशन 2 रहता है वो वन लाइनर्स ही रहता है। हुँ, उसमें 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, वो हमेशा आपके बन जाते हैं, और वो स्टार्टिंग से 10 to 12 मिनट्स में ही बन जाते हैं। हुँ, तो वो भी हमारा सबसे पहले यही रहता था, वो सेशन उठाना है। उसके बाद जो डीआई आपने है ना थ्रू आउट इसे मीन द होल पेपर, आपको पता चल जाता है ये डीआई इजी है, थोड़ी लेंदी हो सकती है बट इसमें से क्वेश्चन फॉर श्योर आपके निकल रहे हैं। तो हम हमेशा वो ही उठाते थे, क्योंकि कुछ अच्छा। डीआई ऐसी होती है जो आपको लगता है बहुत ईजी है बट वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपको फंसा देती है। हुँ, तो उसको हमने हमेशा अवॉइड किया, चाहे वो डीआई लेंदी हो। पहचानते कैसे थे आप? मैम वो प्रैक्टिस से पता चला हमें। स्टार्टिंग अच्छा। में हमें भी नहीं पता चलता था, बट हुँ, हमने प्रैक्टिस जो करी थी, मॉक्स हमने बहुत दिए थे। हम हमारा अच्छा। डेली जो प्रैक्टिस रहती थी हमारी मॉक्स में ही रहती थी। तो जब हमने स्टार्टिंग से 20 to 30 मिनट्स 30 डेज हमें आना डिफिकल्टी आई थी, हमें पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है पेपर में, कहाँ से पेपर आ रहा है हमें फील ही नहीं हो रहा। बट जब हम इसे हुँ, यूज टू हो गए तो हमें पता चलने लग गया कि ये डीआई लेंदी है, बट ये फॉर श्योर क्लियर हो जाएगी। 5 मार्क्स आपके यहाँ से आ सकते हैं विथ एक्यूरेसी। तो हम हमेशा वही उठाते थे। अच्छा। तो अभी जब आपका फाइनल इंटरव्यू का टाइम था, क्योंकि आपने प्रीलिम्स मेंस एक साथ क्लियर कर लिए थे, इंटरव्यू का टाइम था आपका, तो उस यस टाइम पे मैम। आप नर्वस थे? हाँ मैम, डेफिनेटली था। क्योंकि मैंने है ना मेरी लाइफ में कभी भी इंटरव्यू सेशन कभी अटेंड नहीं किया, कभी मैंने अच्छा। किसी चीज़ का इंटरव्यू नहीं दिया था, तो एक थोड़ी सी नर्वस रहती है उसमें। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे मैंने आपसे गाइडली था ना इंटरव्यू कोर्स भी परचेज किया था। अच्छा, तो यस मैम, तो उस टाइम पे 2 मॉक इंटरव्यू हुए थे जो मेरे बहुत बुरे गए थे टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। हाँ, इवन टीचर्स ने यही बोला था इम्प्रूवमेंट चाहिए आपसे। इवन मेरे उस टाइम पे मेंस में 25 मार्क्स अबव थे कट ऑफ से।
तो वो वॉव! मेरे हाँ, वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था, बट स्टिल मेरे इंटरव्यू में है ना नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। बट वो हुँ, 2 मॉक इंटरव्यू ऐसे थे जिन्होंने मेरी वो हेसिटेशन निकाली, जिसकी वजह अच्छा। से मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू सेशन था, हुँ, उसमें मेरे 92 मार्क्स आए थे। ओह! यस मैम। पासिंग कितना होता है? पासिंग जैसा कुछ ही नहीं होता है, मिनिमम आपको है ना 40% जैसा लाना होता है। ओके, यस काफ़ी मैम। अच्छे मार्क्स थे आपके। यस मैम, 25 में से मिनिमम 10 मार्क्स पासिंग रहते हैं आपके। अच्छा, दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अभी आप बताइए कि इंटरव्यू के बाद आपको क्या लगा था कि आपका हो जाएगा? मतलब हाँ, कॉन्फिडेंस यस था मैम। अपने ऊपर? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने जो भी पूछा था मैंने विद स्माइल एंड विद कॉन्फिडेंस सारे हुँ, है ना क्वेश्चंस अच्छे से है ना जो पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने थे वो दिए थे। तो उनसे भी है ना फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था उन्हें जो आंसर्स चाहिए वो है ना मैंने अच्छे से एक्यूरेटली दिया है। तो मेरे को पता था इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ है। एंड इवन मेरे मेंस में है ना 25 अबव थे कट हुँ। ऑफ, तो वो मेरी श्योरिटी थी कि ये पेपर क्लियर होना है। सेम इन अच्छा, केस तो ऑफ आईबीपीएस पीओ। किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे गए थे आपसे? मेरे से बेसिकली जो नॉर्मली होते हैं लाइक सीआरआर, एसएलआर, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ थी वो पूछी थी मेरे से। स्टार्टिंग मेरा इंट्रोडक्शन से हुआ था। उन्होंने अच्छा, सबसे पहले मेरा इंट्रो लिया था। हुँ, उसके बाद मेरे से है ना मेरे फादर आरएएस है। तो ओके, वो मिड डे मील में थे। हुँ, तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि आरएस मतलब मिड डे मील स्कीम क्या होती है? कैसे गवर्नमेंट है ना बेनिफिट करती है? कौन बेनिफिशियल होता है इसमें? ये सब। इससे रिलेटेड उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे पहले। फिर उन्होंने अच्छा, मेरी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आई एम सिविल इंजीनियर, हुँ, तो उन्होंने उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन्स पूछे थे मेरे से। देन ओके, आफ्टर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़, आरबीआई की मिंट्स पेपर है, रिसेंटली है ना अभी करंट न्यूज़ क्या चल रही है इंटरनेशनली, तो उससे रिलेटेड 2 दिन उस टाइम पे मोदी जी का इंटरनेशनल टूर चल रहा था इन 3 इंटरनेशनल सिटीज़ हुँ, कंट्रीज़। तो उससे अच्छा, रिलेटेड पूछा था उन्होंने कि है ना जो हमारे पीएम है उन्हें कौन-सा अवार्ड मिला है, कौन-सा, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड पूछा था उन्होंने। ओके। तो पूरे इंटरव्यू में आपको सबसे ट्रिकी क्वेश्चन क्या लगा कि ये किसी भी इंसान को फँसा सकता है या फिर हो सकता था कि आपको फँसा देता है या आपको फँसा दिया? मैम कॉन्फिडेंस सा था। उन्होंने है ना मेरे से 2-3 चीज़ें पूछी थी जिसमें उन्होंने पूछा आर यू श्योर कि ये ही चीज़ है? अच्छा, तो उस टाइम पे है ना वो एक है ना उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो इतने कॉन्फिडेंस से है ना आपसे क्रॉस फंक्शनिंग कर रहे हैं, फिर अगर आप डाउटफुल हो जाते हो कि जो हुँ, मैंने बताया है वो सही बताया है या नहीं बताया। तो उस टाइम पे अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो, अगर हुँ, आप 100% श्योर हो और आपने कॉन्फिडेंस से बोला यस सर ये ही होता है, तो वो आपका सबसे बेस्ट पार्ट प्ले करता है। वो और आप जितना है ना डेप्थ में घुसते हो, उन्हें पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स चाहिए। अगर आप ज़्यादा अच्छा, डेप्थ में घुसते हो तो वो उतना ही आपको फँसाएँगे। आप अच्छा, आप कोशिश करिए, जैसे उन्होंने मेरे मेरी टेक्निकल फील्ड से क्वेश्चंस पूछे, हुँ, उन्होंने मेरे फादर की है ना बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने कोशिश करा जो भी मैं पढ़ के गया हूँ उससे अराउंड ही उन्हें पुश करवाऊँ। तो उन्होंने उसी से रिलेटेड मेरे से 2-3 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा पूछ लिए, जिसका आंसर मेरे को पहले से पता था। अच्छा, तो ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था कि है ना जो वो चाहते थे मैंने उसी से पॉइंट टू पॉइंट है ना नियर बाय है ना आंसर्स दिए। एक्स्ट्रा मैंने जो भी ओके। नॉलेज होती है वो नहीं दी। आपको कौन-सा स्लॉट था बाद में? अ, सेकंड स्लॉट था मेरा। अच्छा, आफ्टरनून ओ सेशन में इंटरव्यू था मेरा। ओके। तो अभी जानते हैं कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? हुँ, मैम स्पीचलेस थे, मतलब कि वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो, कि उनके फेशियल जी, एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि फाइनली कुछ अचीव किया है मैंने। तो इवन मिडल क्लास फैमिली में गवर्नमेंट जॉब होना बहुत बड़ी बात होती है। हुँ, तो और इवन एट द एज ऑफ 24-23 की एज में भी अगर आप वो अचीव कर लो, तो मतलब वो ओवरऑल बहुत हैप्पी थे। मेरे मम्मी-पापा, उन्होंने मतलब कि सबसे पहले मिठाई खिलाई ऑब्वियसली। तो उसके बाद गले लगाया और काफ़ी हैप्पी थे वो। मैं भी है ना मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि फाइनली मैंने कुछ अचीव किया है। बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। येस मैम, डेफिनिटली। ओके, तो अभी जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है पूरी जर्नी का, प्रिपरेशन जर्नी का कौन-सा फ़ील हुआ वो आपको? प्रिपरेशन जर्नी का मैम सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो था वो हमारा मेंस का था। हुँ, उस टाइम पे क्या है कि है ना आपके प्रीलिम्स भी चल रहे होते हैं। एक हुँ, पेपर चल रहा है, एक पेपर का मेंस चल रहा है, दूसरे का प्रीलिम्स चल रहा है, तीसरे का इंटरव्यू आने वाला है। तो उन सबको आपको है ना एक ही टाइम पे मैनेज करना, क्योंकि प्रीलिम्स का थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी अलग होता है।
मेंस ही आना, मेंस में आपको आना टाइम इजीली, मतलब टाइमली क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको आराम से आना सॉल्व करना होता है। तो एक है ना जो वो उसका यूज टू होते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था उस टाइम पे हमारे लिए तो कि इस टाइम पे टाइम मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट। और मेन का सिलेबस पहले से ही करके रखना चाहिए ताकि उस टाइम पे प्रेशर ना पड़े। यस मैम, अगर आप बाद में मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि वो प्रीलिम्स की पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। यस मैम, बट ये मेरे हिसाब से सबसे है ना वर्स्ट अप्रोच हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे इतने पेपर्स चल रहे होते हैं कि स्टूडेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो जाता है कि मैं इस पेपर की प्रिपरेशन करूँ, ये पेपर मेरा अच्छा जा रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर पेपर के लिए ही ओरिएंटेड हो जाते हैं। फिर वो आना हम्म सभी पेपरों में आना सही सही स्कोर नहीं कर पाते, उन्हें लग रहा है कि उनका आरआरबी अच्छा हुआ है, तो वो उसी में फिर फोकस कर रहे हैं। अगर आईबीपीएस पीओ का प्री आ रहा है, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो रही, तो वो उसको नेगलेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें उस हम्म टाइम पे बहुत ज़्यादा असर होती हैं। तो सही इसको कहा। अवॉइड करने के लिए मेंस की है ना पहले से प्रिपरेशन तो मस्ट है। ओके, तो आपकी ट्रेनिंग कैसी थी? और क्योंकि आप आरआरबीपीओ भी रह चुके हैं और आप यस मैम। आईबीपीएस पीओ हैं फाइनली, यस तो मैम। दोनों की ट्रेनिंग में कितना डिफरेंस था? आरआरबी पीओ की ट्रेनिंग मेरी 7 डेज ही हुई थी, और उसमें हम्म जो जनरल ऑपरेशंस होते हैं उससे अराउंड ही उन्होंने बताया था, ज़्यादा कुछ उन्होंने बताया नहीं था। बट जो आईपीपीएस की ट्रेनिंग है, नो डाउट वो सबसे बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का अब तक। तो उस अच्छा। टाइम पे डिफरेंट ओरिजिन ऑफ इंडिया से है ना, मैं अपने फ्रेंड्स बनाए, मैंने उनका कल्चर अडॉप्ट किया। उसी टाइम पे 21 डेज की हमारी जो ट्रेनिंग थी, हमें है ना बैंकिंग से डेप्थ में सीखने को मिला काफ़ी। और ये अभी हमारी ट्रेनिंग का फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट अच्छा। पार्ट है, जिसमें हमें जनरल बैंकिंग ऑपरेशन सिखाया है 21 डेज में। इसके बाद 4 मंथ्स की हमारी ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है। अच्छा। आफ्टर डेट वापस से हमारी 28 डेज की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमें क्रेडिट का पूरा सिखाया जाता है, लोन्स डिपार्टमेंट का। फिर वापस से है ना 5 मंथ्स की आपकी है ना ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है ब्रांच में, एंड देन 1 वीक का ओरिएंटेशन होता है। तो इसमें आपको जो बैंकिंग का प्रॉपर प्रोसेस होता है वो अच्छे से सीखने को मिलता है। इसी अच्छा। इसी है ना ड्यूरेशन में आप अपने नए फ्रेंड्स बनाते हैं बैंक से, और उनके साथ काफ़ी मेमोरीज बनाते हैं। वो मेमोरीज हमेशा मेमोरेबल रहती है। अच्छा, वहां पे क्या क्या अलग ट्राई करते थे आप ट्रेनिंग के टाइम पे? ट्रेनिंग के टाइम पे, सॉरी वापस बताइए आप। नहीं, ट्रेनिंग के टाइम पे आप वहां पे क्या क्या अलग चीजें ट्राई करते थे फ्रेंड्स के साथ? मतलब फ्रेंड्स के अगर साथ, आप कंफर्टेबल हो तो। हाँ हाँ, ऑब्वियसली मतलब मैंने, बाहर घूमने चले गए या ऐसा कुछ। हाँ मतलब हमने बाहर घूमने गए थे। हम वहाँ पे नाइट में है ना, गार्डन था वहाँ पे बहुत बड़ा, वहाँ पे सब साथ में बैठते थे, चिल कर रहे हैं वाइब। हमारे कुछ सिंगर फ्रेंड्स थे, वो गाना गा रहे हैं, कुछ गिटार बजा रहे हैं, उनके साथ हम प्रॉपर अच्छे से वाइब मैच कर रहे थे। ये सब हमारा चलता था। उसके अलावा हम स्पोर्ट्स हमने साथ में काफ़ी खेले, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड ऑल। उसके अलावा अच्छा। काफ़ी एक्टिविटीज़, बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो हमने करी थी। तो वो भी है ना, मतलब एक बहुत अच्छा पार्ट था हमारा। ओके, तो अभी आते हैं कि अभी आप कौन से फेज में चल रहे हो? मतलब जो आपने ट्रेनिंग का पूरा बताया कि पहले 21 डेज की ट्रेनिंग है, उसके बाद 4 मंथ्स का अप्रेंटाइजशिप काइंड ऑफ है, ऑन बस द अभी, जॉब ट्रेनिंग। जी अभी मेरा वही फेस चल रहा है। ओके, तो इसके बाद आपकी एक और ट्रेनिंग बाकी है अभी, सेकेंड यस हाफ। मैम। यस मैम। ओके, तो अभी कैसा लग रहा है इस जॉब में? अभी मैम काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो हम्म बहुत सी चीज़ें जो आपके मन में होती है वो आप करना शुरू कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो अभी तो मेरा बहुत अच्छा फेस चल रहा है। अच्छा। तो पेरेंट्स भी है ना प्राउड फील कर रहे हैं कि ठीक है वो सेटल हो गया अच्छे से। तो वो चीज़ है। अच्छा, एस्पिरेंट लाइफ में कुछ सपने होते हैं हमारे कि अच्छा एक बार ना जॉब लग जाएगी तो ये करूंगी ये करूंगा, तो आपके कुछ थे डेफिनेटली। ऐसे? जी मैम, मेरे काफ़ी ड्रीम्स तो नेवर एंडिंग ड्रीम्स है मेरे। उनमें से लाइफ, जैसे ही मेरी जॉब लगी मैंने अपनी लाइफ में पहली कार परचेज करी। ओके। अपार्ट फ्रॉम इट मेरे को है ना रॉयल एनफील्ड परचेज करनी थी, वो मैंने वो परचेज कर ली। अच्छा। यस मैम। उसके अलावा आर्ट्स, मतलब मेरा एक ड्रीम था, बीइंग अ डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली। मुझे ओके। आरसीबी का एक मैच देखना है, जो मैंने कभी भी अपनी है ना कॉलेज लाइफ में नहीं देखा था। हम्म क्योंकि मनी प्रॉब्लम नहीं होता, बट उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि टिकट की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, इतना हमें नहीं है ना वेस्ट बाय नहीं करना करना। चाहिए। बट अब फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहती। तो मैंने हम्म आरसीबी का फाइनल मैच देखा, इवन आरसीबी जीती, तो मेरे मेरे लिए वो वन ऑफ द बिगेस्ट मेमोरेबल मोमेंट है कि है ना मैंने वो है ना लिव किया। फिर मेरी मदर का एक है ना ड्रीम था कि उन्हें है ना हम्म, द्वारका देखना है। अच्छा। तो मेरी पोस्टिंग जहाँ पे थी वहां से द्वारका नियर बाय ही है।
अच्छा। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके। तो मेरी पोस्टिंग अभी स्विफ्ट सिटी में है। ओके। तो इस इधर से द्वारका नियर बाय है, तो मैं मेरे पेरेंट्स को मेरी लाइफ का आना पहला मतलब कि अपनी तरफ से जो ट्यूर करवा पाया, तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स है। और काफ़ी ऐसी ड्रीम्स, जैसे जाकिर खान का शो देखना था मुझे, अच्छा। तो उसमें मैं जो प्रीमियम सीट होती है एकदम है ना वीआईपी रो में, वो हम्म। मैंने है ना टिकट परचेज़ करी, उनका है ना पूरा लाइव शो देखा, फ़ोटोज़ खिंचवाई, उनके साथ मिला। वो भी वन ऑफ द बेस्ट मतलब पार्ट है मेरी लाइफ़ का, जो मैं वो लगता है कि हाँ, ला पास्ट 7 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। आपने सही में कितनी सारी चीजें अचीव कर ली, मतलब सही में टू बी ऑनेस्ट हर किसी का इतना अच्छा लक नहीं होता कितनी सारी चीजें एक बार में आ जाएं। डेफ़िनिटली, थैंक यू वेरी मच मैम। सही में बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लाइफ में। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ के वर्किंग में कितना डिफरेंस है या वर्क कल्चर में कितना डिफरेंस है, क्योंकि दोनों पीओ ही हैं और सैलरी में भी आई गेस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो आपको कहीं ज्यादा अच्छे से पता होगी। यस। मैम इफ वर्क कल्चर तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। हम्म। वर्क कल्चर में ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको डिफरेंस मिलता है टाइप ऑफ कस्टमर डीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओके। कस्टमर कौन से डील कर रहे हैं। जनरली आपको है ना आरआरबी में आना बहुत सिंपली है ना पीपल मिलते हैं जिनको है ना बैंकिंग एक्टिविटीज इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको कैसे उनके साथ डील करना है। एंड जो आपका आईबी नेशनलाइज बैंक होती है उसमें काफ़ी वेल एडुकेटेड पीपल होते हैं, और उनका जो बैंकिंग रहती है वो भी काफ़ी है ना वास्ट लेवल पे रहती है। जनरली ओके। आपके आरआरबी में है ना 2-3 चीज़ें ही होती हैं मेनली, जिसमें है ना पूरी बैंकिंग चल रही है। लाइक एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आरआरबी। तो हम्म। आरआरबी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है मोस्टली वो एग्रीकल्चर के अराउंड ही हो रही है, लोन्स, डिपॉज़िट वगैरह जो भी हो रहा है। बट हम्म। इफ आई टॉक अबाउट इन नेशनलाइज्ड बैंक, उसमें काफ़ी वास्ट है बैंकिंग। उसमें इंटरनेशनल भी चले जाते हैं, आपसे एनआरआई, एनआरई अकाउंट्स भी ओपन होते हैं, तो आपके वो कस्टमर्स भी होते हैं। तो कस्टमर हैंडलिंग, फिर जो लोन्स होते हैं, वो भी काफ़ी है ना डिफरेंट टाइप से होते हैं आपसे नेशनलाइज़ बैंक में। जितने के आपको आरआरबी में लिमिटेड ही मिलते हैं। 2-3 हम्म। टाइप के ही लोन्स होते हैं जिस पे मेनली फ़ोकस्ड होती है पूरी आरआरबी। तो वो चीज़ है जो नेशनलाइज़ बैंक और आरआरबी में डिफरेंस क्रिएट कर लेती है। और उसके अलावा आपको आई नेशनलाइज़ बैंक में भी है ना काफ़ी ज़्यादा टाइप की ऐसी चीज़ें हैं जो आरआरबी में नहीं मिलती। लाइक काफ़ी है ना कंपनीज़ होती है जिनकी माइक्रो फाइनेंसिंग होती है, तो उसकी हम्म। ऑडिट्स वगैरह भी रहती है, उसमें भी आप जा सकते हैं बीइंग एन ऑफिसर सेल 1। इवन मैं तो उसमें भी गया था। प्रोबेशन पीरियड में आप जा सकते हैं? यस मैम। प्रोबेशन पीरियड में वाह। ऑडिट में आपको है ना लोन डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, उनकी प्रॉपर है ना फाइलिंग है या नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप उनको परचेज़ कर रहे हो। हम्म। तो सेकेंडरी मार्केट में अगर आप वो लोन परचेज़ कर रहे हो तो आपको प्रॉपर उनकी ऑडिट करनी है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो उसमें भी आपको है ना वो चीज़ें मिलती है जो आरआरबी में नहीं मिलती। तो आरआर मतलब नेशनलाइज़्ड बैंक में काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बहुत ओके, सी चीज़ें ऐसी मतलब होती हैं। इसके अकॉर्डिंग तो ग्रोथ भी ज्यादा होनी चाहिए आईबीपीएस में। यस मैम, डेफ़िनिटली। अगर आप आरआरबी में आना चाहें तो आरआरबी में आप अप टू स्केल 5 ही जा सकते हैं। हम्म। बट इन केस ऑफ नेशनलाइज़्ड बैंक आप अप टू स्केल 7 जा सकते हैं। ओके। यस मैम। तो इसके लिए आप जितने एग्जाम्स क्रैक करते चले जाओगे उतना ऊपर जाओगे, राइट? यस मैम, इंटरनल या प्रमोशंस होते हैं। इंटरनल टाइम प्रमोशंस में बेस्ड भी आते होता हैं। है कुछ? यस मैम, मिनिमम 3 इयर्स हर नहीं स्केल में आपको। मतलब जी। कुछ ऐसा होता है कि सपोज मैंने बोला कि मैंने 10 साल जॉब कर लिया तो आप मुझे ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया जाएगा? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। आपको इंटरनल आना पेपर्स होते हैं वो क्लियर करने होते हैं। ओके। मिनिमम आपको हर आना स्केल में 3 इयर्स आना सर्व करना होता है। उसके बाद आना इंटरनल प्रमोशंस से पेपर होते हैं। आपको वो क्लियर करना होता है। उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, जो हमारे बैंक से ही एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं। तो ओके। वो रिटन पेपर एंड इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका प्रमोशन होता है। ओके, तो सपोज मैंने बोला कि मैंने जेएआईआईबी दिया, तो यस मुझे मैम। प्रमोशन मिलेगा कि मुझे जेएआईआईबी सीएआईआईबी और इंटरव्यू तीनों देने पड़ेंगे? किस तरह नो से चलता है मतलब ये? मैम, जे एक्चुअली बेसिकली जेआईबी एंड सीआईआईबी आपका हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट पेपर होता है। उससे हम्म। आपसे है ना जो सैलरी होती है उसमें इंक्रीमेंट मिलता है। ओके। आपकी जो प्रोफाइल है उसमें है ना ये हमेशा शो होगा कि आपने जैप एंड टैप क्लियर किया है। ओके। बट इट डजंट अश्योर यू कि आपका प्रमोशन हो रहा है इससे। ये ओके। आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि आपने इतने अच्छे पेपर्स क्लियर किए हैं, आपको बैंकिंग रेगुलेशंस वगैरह क्रेडिट के बारे में काफ़ी डेप्थ में नॉलेज है।
हुँ, बट इससे आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। ये श्योरिटी नहीं मिलती कि आपका प्रमोशन होएगा इससे। प्रमोशन ओके। आपका तभी होता है जब आप बैंक में इंटरनल पेपर्स होते हैं, उसको क्लियर करें अलोंग विद इंटरव्यू। तो वो जो मतलब अगर आपको आइडिया हो, यस उनके जो जेआईबी और सीआईबी से लेवल होता है, वो ऊपर होता है या फिर ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है उन मैम, एग्ज़ाम्स रिटर्न का? इसमें एक्चुअली होता है, आपसे पहले तो एक प्रोफाइल भी मेंटेन हो रही है। हुँ, जब आप बैंक में काम कर रहे हैं, आप कितने आना बैंक को बिज़नेस दे रहे हैं, हुँ, वो भी आपका आना प्रोफाइल में पूरा आना मेंटेन होता है। तो वो भी अच्छा। आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो रिटन एग्ज़ाम होता है, ऑब्वियसली जब आप क्लियर कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल रही है। तो वो पेपर में काफ़ी हेल्प करता है आपका। बट आपकी बैंक की पॉलिसीज़ क्या है, आरबीआई की क्या पॉलिसीज़ है, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। रिटन पेपर में वो आपके हेल्प आती है। फिर जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में है ना, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो जो भी है ना इंटरव्यू लेते हैं, हुँ, उसमें काफ़ी चीज़ें होती है कि बैंक की है ना ग्रोथ कैसे हो सकती है, आप कैसे बैंक को है ना बीइंग एन एग्जीक्यूटिव आप कैसे बैंक में है ना ग्रोथ ला सकते हैं। उससे है ना बिहाफ़ पे फिर आपकी नॉलेज कितनी है वो उस टाइम पे देख रहे हैं, आपको कितनी नॉलेज है, हमारे बैंक के जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, आरबीआई की जो गाइडलाइंस चल रही है, उससे बिहाफ़ पे फिर ओवरऑल जो रिज़ल्ट आता है, वो आपके प्रमोशंस में हेल्प करता है। ओके, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस है आगे बढ़ने हुँ। के लिए। मतलब अगर यस आप मैम। नॉलेजेबल हो, थोड़ी-सी मेहनत करें, तो आप प्रमोशन ले सकते हो। यस मैम। तो जैसे-जैसे प्रमोशन होता है, वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा थोड़ा-थोड़ा करके? डेफ़िनिटली मैम। जैसे-जैसे प्रमोशंस होता है, आपके पास ब्रांच हैंडलिंग का उतना ही पावर आ रहा है, उतनी लोन सैंक्शनिंग पावर आ रही है। कंप्लायंस का पार्ट भी आपका बहुत ज़्यादा आना वास्ट हो जाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है, वो भी आपका बढ़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? क्योंकि अभी आप अपने प्रोबेशन पीरियड में हो, यस तो मैम। अभी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। किस तरह से मतलब एक्सपीरियंस मिल गया आपको, किस तरह से काम करते हैं सारी चीज़ें। यस मैम, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ क्वाइट मैनेजेबल इफ आई एक्चुअली टॉक कि हुँ, इतना भी है ना ज़्यादा टिपिकल नहीं है और इतना भी ईज़ी नहीं है बैंक इन लाइफ। ओके। बैंक में काफ़ी प्रेशर रहता है, नो डाउट। हुँ, तो उसको आपकी है ना वर्क मतलब कि है ना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओ, इतना ईज़ी नहीं होता ये। हुँ, और मेजरली आज के टाइम पे सभी कॉर्पोरेट जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलमोस्ट ये सब जगह है। सही कहा। क्वाइट बैंक में थोड़ा-सा ज़्यादा है, हुँ, बट इट्स क्वाइट मैनेजेबल। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा प्रॉपर्ली ईज़ी मैनेजेबल हो सकता है, बट हाँ, थोड़ा टिपिकल रहता है आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने में। वही तो हमें पहले से अपना माइंडसेट बना के रखना चाहिए कि इसके बाद हमें वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन रखना है। बहुत यस मैम, ज़्यादा पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस प्रोफेशनल नहीं, लाइफ में। बैलेंस चाहिए। यस मैम। राइट। ओके, तो मैंने ना कुछ ऐसा सुना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आरआरबी पीओ की तरह काम कर चुका है। कितने टाइम काम किया आपने? अराउंड 50 टू 55 डेज़। ओके। यस और मैम। उसके बाद आपने क्विट करी जॉब। यस मैम। तो आई हर्ड के कुछ पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है अगर आप ऐसे बीच में, क्योंकि आपको प्रोबेशन पीरियड ही चल रहा होगा उस टाइम पे। यस मैम, उस टाइम पे प्रोबेशन पीरियड चल रहा था मेरा, तो उस टाइम पे आपकी बॉन्ड फीस होती है, अच्छा। जो आपको है ना पे करनी होती है अगर आप 2 ईयर से पहले है ना जॉब क्विट कर रहे हैं तो वो ओके। 2 लाख रुपीज़ की रहती है। हम्म। एंड नोटिस पीरियड आपको सर्व करना होता है 3 मंथ्स का। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहे हैं, तो आपको 1 मंथ की सैलरी भी देनी होती है। तो उस अच्छा, टाइम पे मेरे को भी है ना ये अमाउंट देना देना पड़ा था, जब मैंने जॉब क्विट की थी। तो 1 महीने की सैलरी और 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपीज़। ओके। तो इतना वहां से मिल गया था इतने टाइम में, या मतलब लॉस हुआ थोड़ा उसमें? ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ऑलमोस्ट ब्रेक सैलरी इवन था। अच्छी थी मतलब। हाँ। ओके। आरआरबी पीओ अच्छी तो होगी, हाँ, नो डाउट। ऑब्वियसली मैम। अच्छा, आरआरबी पीओ में मैंने सुना है ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ब्रांचेस में ना ऑफिसर्स इतने नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से कभी-कभी होता है कि आपको लोन की सैंक्शनिंग या फिर वहाँ पे कुछ आई गेस एनपीए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको रिकवरी के लिए भी कभी-कभी भेजा जा सकता है, ऐसा होता है? हाँ मैम, कई बार ऐसा हो सकता है क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज रहती है थोड़ी, तो 1+1 पे है ना ब्रांच है ना वर्क करती है जनरली आरआरबी में। अच्छा, तो लोन एनपीए हो रहे हैं आपको, तो उस पे आपको रिकवरी पे आना बेचते हैं, नो डाउट। अच्छा।
अगर आप ऑफिसर स्केल 1 पे है, क्लरिकल में हुँ, है, तो हुँ, आपका आना वर्क प्रोफाइल आना डिफाइंड होती है कि आपको आना 9 टू 5 में, 10 टू 5 में ये ही जॉब करना है। बट अगर आप पीओ या उससे ऊपर बन रहे हैं, तो फिर आपका कोई भी है ना जॉब प्रोफाइल है ना प्री डिफाइंड नहीं होती। आपको हर तरह का काम करना है उसमें। ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि किन एस्पिरेंट्स को क्लर्क के लिए ट्राई करना चाहिए और किन्हें ट्राई करना चाहिए पीओ लेवल के लिए, तो क्या आप बोलना चाहोगे? मैम, जिन्हें अगर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा चाहिए, उन्हें हुँ, चाहिए कि है ना टाइमली 5 पीएम पे वो फ्री हो जाए, तो और मनी प्रॉब्लम उनके लिए आना एक इश्यू नहीं है, हुँ, तो उन्हें डेफ़िनेटली क्लरिकल है ना पोस्ट पे वो जा सकते हैं। अच्छा। बट अगर है ना मनी इश्यू है थोड़ा और आप चाहते हैं कि नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कि है ना अगर आप सिक्स मोस्टली 6:30 टू 7 पीएम तक आप है ना वर्क कर सकते हैं हुँ, और आपको हुँ, 1 लाख जैसी सैलरी चाहिए। क्योंकि क्लरिकल और पीओ में जॉइनिंग में ही ऑलमोस्ट 60% का डिफरेंस है। हुँ, ऑलमोस्ट हुँ, 60 टू 65 व्हिच प्लेस अ बिगर रोल। वही। तो अगर आपको मनी इश्यू आ रहा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा है ना मनी अर्न करना है, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है इतने, तो फिर उन्हें पीओ में जाना चाहिए। ओके, तो आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते होंगे एज़ एन आईबीपीएस पीओ, यस मैम। उनके बारे में बता सकते हैं? पर्क्स तो मैम अपार्ट फ्रॉम सैलरी इन नेशनलाइज्ड बैंक और आरआरबी। इन इफ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ। मैम ऑलमोस्ट सैलरी बेसिक पे दोनों में टोटल सेम होता है। दैट ओके, इज स्टार्टिंग जर्निंग हमारी 48,400 पे होती है बेसिक पे। ओके। एंड उस पे जो डीए और स्पेशल अलाउंस मिलता है वो भी दोनों बैंक में सेम होता है। हुँ, तो ये दोनों बैंकों में है ना सेम रहता है। इसके बाद जो अलाउंसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो अच्छा, आप इफ आई टॉक अबाउट ग्रॉस सैलरी तो दोनों में है ना 85,000 जैसे होती है। अच्छा, उसके बाद जो आपके अलाउंसेस होते हैं, आरआरबी में मेरे मंथली अलाउंसेस स्टार्टिंग में 1800 जैसे थे ओवरऑल सारे। अच्छा, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंस लाइक न्यूज़पेपर, मोबाइल बिल, इंटरनेट बिल, फ्यूल एक्सपेंसेस, ये सब आरआरबी में मेरे 1800 जैसे थे। ऑन द अच्छा, अदर हैंड मेरे अभी प्रोबेशन पीरियड में आईबीपी नेशनलाइज बैंक में 5310 जैसा चल रहा है। अच्छा, काफ़ी यस डिफरेंस मैम। आ गया। हाँ, काफ़ी डिफरेंस रहता है इसमें। इवन काफ़ी एडिशनल आना अलाउंसेस होते हैं जो आरआरबी में नहीं मिलते, लाइक हाउस मेंटेनेंस अलाउंस, रिफ्रेशमेंट अलाउंस। ये भी ऐसे अलाउंस है जो उसमें नहीं मिल रहा है। मेरे को आरआरबी में फ्यूल अलाउंस 500 रुपीज मिलता था ऑन अच्छा, द अदर एंड ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। हुँ, हुँ, एंड ऑन द अदर एंड मेरे को नेशनलाइज बैंक में अभी 2000 रुपीज जैसा मिल रहा है। अच्छा, तो उसके अलावा आपको लीस्ट अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है नेशनलाइज बैंक में, जो हुँ, आरआरबी में नहीं मिलती है आपको। अच्छा। अगर आप आरआरबी एचआर में एचआरए मिलता है? मैम एचआरए दोनों में ही मिलता है। अच्छा, आरआरबी में भी मिलता है एंड नेशनलाइज्ड बैंक में भी मिल रहा है। बट अच्छा, आरआरबी में लीस्ट अकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं होती। ऑन द अदर एंड मेरा अभी है ना जैसे मैं अभी यहाँ पे रह रहा हूँ, तो अगर मैं लीस्ट अकोमोडेशन की फैसिलिटी ले रहा हूँ तो मेरे को एचआरए नहीं मिलता फिर। बट अच्छा, इट इज मच बेटर क्योंकि हुँ, मेरा अभी है ना जो फ्लैट का रेंट है वो अराउंड 16 to 17,000 है। हुँ, वो पूरा बैंक उठा रही है। तो एचआरए वॉव! मेरे को 4 to 5,000 मिलता है। हुँ, और अगर मेरा रेंट 16-17,000 है जो लीस्ट अकोमोडेशन में बैंक पे कर रही है, तो दैट इज एडिशनल 10,000 बेनिफिट व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम बैंक। सही कहा। तो तो पर्क्स और अलाउंसेस के में देखा जाए तो आईबीपीएस इज़ मच बेटर देन आरआरबी। यस मैम, अगर अपन आना कंपेयर करें तो आरआरबी में आपकी सैलरी अलोन विद अलाउंसेस 86,000 जैसे जाती है। बट अपन आईबीपीएस नेशनलाइज बैंक में बात करें तो उसमें आपकी अप टू 1 लाख 5,000 जैसी चली जाती है इंक्लूडिंग लीस्ट अकोमोडेशन। ओके, तो अगर हम इनहैंस सैलरी के बारे में बात करें तो आप बता सकते हैं? इन एंड सैलरी अराउंड मैम 75 to 77,000 रहती है। वाओ! एज़ अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अभी आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, उसमें इतनी अच्छी सैलरी है। यस मैम। तो अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगी। हाँ, यस डेफिनिटली उसमें आपका 3.5 थाउज़ेंड जैसा इंक्रीमेंट लगता है आफ्टर क्लियरिंग अच्छा, जैप एंड वेब। वो बेसिक पे में राइट? बेसिक पे में नहीं मैम, ओवरऑल सैलरी में। ओवरऑल सैलरी में। यस मैम। ओके। तो अभी ना मैंने कुछ ऐसा सुना था कि प्रोबेशन पीरियड में पहले आपका नॉर्मल जब आप ज्वाइन करते हो प्रोबेशन पीरियड में जो प्रॉपर प्रोबेशन पीरियड होता है उसकी कुछ मार्किंग होती है कि अगर आपने वो फेल कर दिया तो जॉब नहीं मिलेगी। हाँ ऐसा है? मैम, ऐसा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि है ना नेशनलाइज बैंक में
हुँ, आपका प्रॉपर 1000 मार्क्स का असेसमेंट रहता है। हुँ, तो लाइक मैंने इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है जिसमें हुँ, स्टार्टिंग में आपकी 21 डेज़ की ट्रेनिंग रहती है। अच्छा, उसके बाद आपका 4 मंथ्स का ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है जिसमें आपको ब्रांच अलॉट होती है। आफ्टर दैट आपकी है ना 1 मंथ की अगेन ट्रेनिंग आती है। देन 5 मंथ्स की रहती है आपकी ऑन जॉब ऑन ब्रांच ट्रेनिंग एंड अच्छा, देन फाइनली 1 वीक ओरिएंटेशन। इसी में आपके इंटरनल पेपर होते हैं, जो हुँ, बहुत ईज़ी होते हैं, बेसिक लेवल होता है, इतना कुछ भी टफ नहीं होता है। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, बहुत ईज़िली आपको सिखाई जाती है सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी है ना क्रैक नहीं कर सकता। जब अपन आईबीपीएस, आरआरबीपीओ जैसे पेपर जो बहुत टफ होते हैं रियली, वो हुँ, अगर अपन क्रैक कर रहे हैं तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। इट इज़ टोटली सही, अचीवेबल और उसमें आपको 40 या 50% जैसा लाना होता है ओवरऑल, जो ओके। बहुत ईज़िली अचीव हो जाता है। तो ऐसे उसमें अपन मतलब रेयरली ही होगा कि किसी इंसान को जॉब नहीं मिली फाइनली जॉइन करने के बाद? हाँ, मैंने ऐसा अभी तक तो नहीं सुना मैम ऐसा केस। और उसमें भी ओके, आई थिंक शायद है ना, जितना मुझे पता है उसमें भी कुछ चांसेस मिलते हैं फिर। उसमें भी चांसेस मिलते हैं? उसमें भी चांसेस मिलता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ऐसा मैंने सुना है। और ये बहुत ईज़िली अचीवेबल होता है, इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट होता नहीं है। ओके। येस तो मैम। अगर मैं अभी आपसे बोलूँ कि जो अभी एस्पिरेंट्स हैं मतलब फ्यूचर बैंकर्स हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें या फिर बताना चाहें कि इज़ इट रियली वर्थ इट? कितनी मेहनत करें? क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि आपने आपकी स्ट्रैटेजी कुछ अच्छी थी, आपने मेहनत कुछ अलग तरीके से करी, स्मार्ट येस, वर्क किया, इसलिए आपका 5 टू 6 मंथ्स के अंदर प्रॉपर सिलेक्शन हो गया। लेकिन ना येस मैम। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं, जिनकी लिटरली 3-4 साल से 5-6 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ कमियाँ रह रही हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इज़ इट रियली वर्थ इट? इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं या फिर आप उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? ऑब्वियसली डेफ़िनिटली मैम, जो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो और जब उसका रिज़ल्ट आता है, वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं और हुँ, मेरा फ्रेंड जो शिवम है, हिज़ नेम इज़ शिवम। तो हम ओके। दोनों ने है ना साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो हमारा सबसे पहले ऑब्वियसली मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। हुँ, अगर आपका वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होएगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली आप अचीव कर लेते हैं प्रीलिम्स में। और मेंस में आपकी एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छा है, तो आपको पता होता है कि है ना कौन से क्वेश्चंस आपको है ना एग्ज़ाम टाइम में है ना लेने हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस बहुत टिपिकल होते हैं वो किसी से भी नहीं होने वाले और वो फँसाने के लिए ही होते हैं। हुँ, तो उसमें जो आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि उस पेपर में कौन से क्वेश्चंस उठाने हैं आपको। हुँ, तो वो सबसे है ना बड़ा पार्ट है ना आपको अचीव कर रहा है। और आप कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी है ना जिधर से भी आप पढ़ रहे हैं उस पे स्टिक रहिए। आप मटेरियल इतना ज़्यादा रैप मत करिए सब जगह से। आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप मॉक्स जितने हो सकते हैं उतने आप है ना मैक्सिमम लगाइए। हुँ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये इसका जब रिज़ल्ट आता है, जब आपकी सैलरी आती है, लाइक मेरी सैलरी आई, मैंने मेरे पेरेंट्स को दी थी मेरी फर्स्ट सैलरी। हुँ, तो उनका जो रिएक्शन था, जो मिक्स्ड फीलिंग्स थी, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। आप जब अपनी फर्स्ट कार परचेज़ करे थे, आप अपने पेरेंट्स को ट्रिप करवाए थे। अभी मैं आना सोच रहा हूँ एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने के लिए। तो वाओ! मतलब वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो है ना आप वर्ड्स में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जब आपको वो चीज़ें मिलती है, तो वो ऑटोमैटिकली वर्थ इट होती है। आपने जितनी प्रिपरेशन करी वो सब उसमें आना आ जाता है। सही कहा। सो इट इज़ वर्थ इट। टोटली वर्थ इट मैम। तो अभी कैसा चल रहा है सब कुछ? अभी तो मैम मतलब मैनेजेबल चल रहा बैंकिंग है। लाइफ बढ़िया? बहुत अच्छी चल रही है अभी तो, मतलब मेरा अच्छा फ़ेज़ चल रहा है जो मैं अभी काफ़ी अच्छे से एन्जॉय कर रहा हूँ। ओके, तो आपसे बात करके बहुत-बहुत अच्छा लगा और आई होप आपको फ्यूचर में और भी बहुत सारी सक्सेस मिले। इतनी सारी चीज़ें आपने एन्जॉय करी, इतनी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपने यहाँ पर देखी हैं, जो आपने यहाँ पे हम सबके साथ शेयर करी, अपनी यस जर्नी मैम। शेयर करी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि एस्पिरेंट्स को यहाँ से बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगे और इन्हीं एस्पिरेंट्स में से बहुत सारे बच्चे अगले साल आएँगे जो कि जिनके इंटरव्यू मैं ले रही होंगी, राइट? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली मैम। Okay, so thank you so much for being here. थैंक यू वेरी मच मैम। Okay, thank you. Bye. All the best. थैंक यू वेरी मच।